हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे पादप जगत, तो पादप जगत में हमने जो कुछ पढ़ा था आज उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं सहजीवी संबंध क्या होता है। मैंने आपको इसको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि कुछ पौधे जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जो एक दूसरे की पोषण की कमी को पूरा करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, दो जीव या दो पौधे एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार निर्भर होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की पोषण की कमी को पूरा करते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए दोनों को उससे लाभ होता है। ऐसा संबंध, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि लाइकेन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो शैवाल और कवक से मिलकर बना है। लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना है। अब इसमें क्या होता है, जो शैवाल होता है ये हरे होने के कारण, इसमें क्लोरोफिल होने के कारण ये खाना बनाते हैं और कवक उन्हें रहने की जगह देते हैं। इस वजह से दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सहजीवी संबंध है ये। ठीक है। अब लाइकेन की खास बात क्या है, यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। अगर वायु प्रदूषण है किसी जगह पे तो वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी और उस वातावरण में लाइकेन नहीं उगता है या नहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए लाइकेन। ठीक है, ये था सहजीवी संबंध। अब देखते हैं हम परागण क्या होता है। परागण का मतलब हुआ पौधों के प्रजनन की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम परागण कहते हैं। जैसे कि जब तितली, भौरा आदि पक्षी फूलों पर बैठते हैं उनका रस चूसने के लिए, पराग चूसने के लिए, तब उनके पैरों में जो पराग के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। फिर ये जब ये उड़कर किसी दूसरे फूल पर बैठते हैं, उसी प्रकार के फूल पर, तो क्या होता है, वो पराग के कण स्त्री केसर में चले जाते हैं। कहने का मतलब है नर भाग से मादा भाग में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं पॉलिनेशन के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब ये हुआ कि एक ही पुष्प के स्त्री केसर व पुंकेसर अगर आपस में परागण की क्रिया करते हैं, मतलब एक ही फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं और उसी फूल का पुंकेसर उसी फूल के स्त्री केसर से अगर मिल रहा है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे गेहूँ, चावल आदि में ऐसा ही होता है। अब क्रॉस परागण क्या है, एक पुष्प के स्त्री केसर दूसरे पुष्प के पुंकेसर का आ जाना, मतलब एक जैसे ही पुष्प होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आम का कोई पुष्प है, ठीक है, तो एक जैसे ही आम के पुष्प हैं तो दूसरे आम के पौधे का पुंकेसर किसी दूसरे आम के स्त्री केसर पर अगर पहुंच जाता है तो इसको हम कहेंगे क्रॉस परागण, जैसे कि आम, गन्ना आदि में होता है। अब परागण के एजेंट क्या हैं, कभी कभी तो हवा द्वारा हो जाता है परागण, मतलब स्त्री केसर पुंकेसर मिल जाते हैं, कभी कीटों द्वारा, कभी पानी के द्वारा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परागण के एजेंट। तो परागण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पढ़ने वाली चीज़ है। तो परागण निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखेंगे आप वायु परागण, जो हवा के द्वारा होता है। इसको हम साइंस की लैंग्वेज में एनिमोफिल्स कहेंगे, एनिमोफिल्स। ठीक है, तो एनिमोफिल्स जहाँ वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि वायु के द्वारा जो परागण होता है उसे हम एनिमोफिल्स कहते हैं। अगला है कीट परागण, एंटोमोफिल्स। ठीक, तो कीटों के द्वारा है तो उसको हम कहेंगे एंटोमोफिल्स। आप ध्यान रखेंगे जहाँ आपको एनिमो वर्ड मिले, एनिमो का मतलब ही होता है वायु, और जहाँ आपको एंटोमो मिले इसका मतलब होता है कीड़े, और जहाँ पर आपको जल वर्ड मिल जाए उसका मतलब होगा हाइड्रो, तो हाइड्रोफिल्स जल के द्वारा परागण हुआ। ऐसे ही जंतु, जैसे आप जंतु जानते हो, जूलॉजी में जंतु विज्ञान होता है, ऐसे जूफिल्स लिखा है तो जंतुओं के द्वारा परागण। ऐसी पक्षियों को कहते हैं ऑर्निथो, मतलब बर्ड्स, पक्षी का मतलब होता है ऑर्निथो, तो पक्षियों द्वारा परागण है तो ऑर्निथोफिल्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। अगर चमगादड़ के द्वारा परागण है तो उसको कहेंगे हम कायरोटेरीफिल्स, कायरोटेरीफिल्स। ऐसे ही घोंघा के द्वारा अगर हो रहा है तो मलाकोफिल्स ये कहलाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इनको। अब मृतोपजीवी, मृतोपजीवी क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ें, जीव जंतुओं या अपशिष्ट पदार्थों पर उगते हैं, वृद्धि करते हैं। ये मृत जीव जंतुओं से अपना पोषण लेते हैं, मतलब सड़ी गली मरी चीज़ों से अपना पोषण लेना और उन पर उगना, ये कहलाता है मृतोपजीवी पौधे। तो जैसे कि मशरूम हो गया, जीवाणु हो गए, ये सारे के सारे मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, अब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है।
देखिए क्या होता है, वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन तो 78% है, आपको पता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं ग्रहण कर सकते। तो क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित होना पड़ता है, इसकी वजह से ही वो पौधे उसको ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अब जैसे देखते हैं, जो मटर कुल के पौधे होते हैं, या हम कह सकते हैं लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, इनमें फलियाँ लगती हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, उसमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। यह जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, जिससे ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके अलावा कौन कौन ऐसे हैं जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो है नॉस्टॉक और एनाबीना नामक शैवाल भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। नॉस्टॉक और एनाबीना शैवाल भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था ये चैप्टर। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, अभी हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि कंपटीशन में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बीज अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व है। बीज के अंकुरण के लिए, तभी बीज उगेगा, अंकुर उसमें फूटेंगे, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो सबसे पहला है अंकुरण के लिए पूछा गया है, सबसे पहला तत्व क्या है? तो बीज अंकुरण के लिए पहला ऑप्शन है ए वायु एवं मृदा, बी ऑप्शन है वायु एवं नमी, सी ऑप्शन है मृदा एवं नमी, और डी ऑप्शन है वायु मृदा एवं नमी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए इसमें? अंकुरण के लिए पूछा गया है, सिर्फ अंकुरण के लिए। तो अंकुर तो आप सिर्फ वायु और नमी से ही निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मृदा की आवश्यकता हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने चने या मूंग की दाल को भिगोया पानी में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें से अंकुर निकल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अंकुरण के लिए पूछा गया है कि मृदा की आवश्यकता नहीं है, वायु एवं नमी ही ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के नर जनन अंग के भाग हैं। पुष्प में जो 2 जनन अंग होते हैं, नर और मादा, उसमें नर जनन अंग का भाग कौन है? तो आपका पहला ऑप्शन है वर्तिका, परागकोश और पुतंतु, दूसरा है अंडाशय, परागकोश और बीजांड, सी ऑप्शन है परागकोश, बीजांड, पुतंतु, और डी ऑप्शन है परागकोश और पुतंतु। तो आपका इसमें से सही आंसर होना चाहिए परागकोश और पुतंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। अविस्तंभ जड़ पाई जाती है, मतलब ऐसी जड़ जो तने में होती है और ज़मीन से ऊपर आ जाती है। अविस्तंभ जड़ किस में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गन्ने में, बी ऑप्शन है मकई में, सी ऑप्शन बाजरा में, और डी ऑप्शन सभी में। तो इसका आंसर होना चाहिए आंसर डी, सभी में। सभी में अविस्तंभ जड़ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि पत्ती जिस भाग से तने से जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाएगा, आपका सही आंसर होना चाहिए इसमें ऑप्शन बी, पर्णवृंत। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली की जड़ एवं पत्तियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं। अगर हम मूली की जड़ और पत्ती को देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा उसमें? पहला ऑप्शन ए है, वो है रेशेदार जड़ दिखेगी एवं समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मूसला जड़ एवं जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तीसरा ऑप्शन है रेशेदार जड़ एवं जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, और चौथा ऑप्शन है मूसला जड़ एवं समानांतर सिरा विन्यास होता है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जब मूसला जड़ होगी तो उसमें जो सिरा विन्यास होगा वो जालिका रूपी होता है हमेशा। तो आप मूली की जड़ को, आपको सबको पता है कि वो मूसला रूपी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मूसला जड़ और जालिका रूपी सिरा विन्यास, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे, मूसला जड़ है तो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ठीक है, और जब रेशेदार जड़ होगी तो समांतर सिरा विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? आपको पता होना चाहिए क्या बनता है। आपको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं। ठीक है, और बनाते क्या हैं? तो पहला ऑप्शन तो आपका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें CO2 और H2O उत्पाद दिखाया गया, उत्पाद तो होता ही नहीं है। फिर बी ऑप्शन है, उसमें भी CO2 निकाल रहा है, H2O निकाल रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आपका सी ऑप्शन जो है उसमें दिखा रहा है कि C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, H2 वाटर है और O2 ऑक्सीजन है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी।
कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी किस जगह पर है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोफिल्स क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि परागकण के जो प्रकार होते हैं परागण के, उसी में से एक है। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको एंटोमो वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाएंगे यहाँ कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है। तो एंटोमोफिल्स का मतलब है कीट द्वारा परागण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित विकल्पों में से अवस्तंभ और स्तंभ जड़ के सत्य विकल्प को चुनिए। मतलब जो अवस्तंभ और स्तंभ जड़ से जुड़ा हुआ विकल्प सही है उसे चुनना है। पहला ऑप्शन है अवस्तंभ जड़ मक्का में होती है और स्तंभ जड़ बरगद में पाई जाती है। कह रहा है कि मक्का में अवस्तंभ जड़ होती है और बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अवस्तंभ जड़ रेशेदार होती है, स्तंभ जड़ मूसला जड़ होती है। ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो आपका इसमें से सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अवस्तंभ जड़ मक्का में पाई जाती है और स्तंभ जड़ बरगद में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बाष्पोत्सर्जन का तात्पर्य है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है जाइलम द्वारा जल का संवहन, जाइलम द्वारा पानी को पौधे के अलग अलग भागों में ले जाना। बी ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन, फ्लोएम द्वारा भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में ले जाना। सी कह रहा है जड़ द्वारा जल का अवशोषण, जल द्वारा जड़ को खींचना। और डी ऑप्शन कह रहा है पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकालना। तो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कि पत्तियों से जब हम जलवाष्प के रूप में निकलता है उसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण मतलब खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण चूषण कर्षण होता है? मतलब जो पानी ऊपर की ओर खिंचता है वो किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है श्वसन और डी है अवशोषण। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि जब पौधों से पत्तियों से पानी निकलता है तो पानी निकलने से क्या होता है, एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है पौधे में, जिससे कि वो खाली जगह भरने के लिए जड़ों से पानी ऊपर की तरफ खिंचाव के कारण पहुँचता है। इसको कहते हैं हम चूषण कर्षण। तो इसका आपका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? अदरक का जननांग कौन सा है? अदरक का कौन सा भाग ऐसा होता है जिससे नया पौधा बनता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी पत्ती, सी तना और डी बीज। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अदरक तना होता है। ठीक है, तने से ही नया पौधा बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। और डी ऑप्शन है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय, समक्षणिक का मतलब एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। अब ऑप्शन आपको सही चुनना है, कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है ए, बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है ए, बी और डी सही हैं। सी ऑप्शन कह रहा है बी, सी और डी सही हैं, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है कि ए, सी और डी तीनों सही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें से ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों सही है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जबकि बी ऑप्शन गलत है। श्वसन के बिना पौधे नहीं जीवित रह सकते, जबकि प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक हैं, और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक ही साथ होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ए, सी और डी तीनों ठीक हैं, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ें किस प्रकार की होती हैं? बांस का जो पौधा होता है
उसकी पत्तियों में शिरा विन्यास और जड़ें किस प्रकार की होती हैं? पहला ऑप्शन है समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार या झकड़ा जड़। दूसरा कह रहा है जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़। तीसरा ऑप्शन है आपका समांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़। और चौथा ऑप्शन है जालिका रूपी शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से होना चाहिए कि जो बांस का पौधा होता है उसमें जो भी शिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है और झकड़ा जड़ पाई जाती है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना ये बात, जब भी समांतर शिरा विन्यास होगा तो जड़ हमेशा रेशेदार या झकड़ा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? ऐसा कौन सा फूल है जो कि अकेला पुष्प नहीं होता जबकि उसमें पुष्प का एक पूरा गुच्छा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास गुलाब, बी ऑप्शन धतूरा, सी ऑप्शन गुड़हल या चाइना रोज और डी ऑप्शन है सूर्यमुखी। ठीक, तो आपका इसमें से सही आंसर होना चाहिए सी, जिसको हम कहते हैं चाइना रोज या गुड़हल। ठीक है, आपने तो गुड़हल को अगर देखा हो तो उसमें बहुत सारे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे फूल एक साथ मिले हुए हों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें, मतलब उसको देखें, तो आप क्या पाएंगे? इसमें पहला ऑप्शन है कि मूसला जड़ें और समांतर शिरा विन्यास है। दूसरा ऑप्शन है मूसला जड़ें और जालिका रूपी शिरा विन्यास है। तीसरा ऑप्शन है रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी शिरा विन्यास है। और चौथा ऑप्शन है आपका रेशेदार जड़ें और समांतर शिरा विन्यास है। तो आपको पता होना चाहिए घास में हमेशा रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं तो शिरा विन्यास समांतर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुष्प का मादा भाग होता है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुंकेसर। पुंकेसर गलत हो गया क्योंकि पुंकेसर तो नर भाग होता है। अगला ऑप्शन है आपका वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसी को हम मादा भाग कहते हैं। तो आपसे आंसर होना चाहिए बी। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे पुंकेसर, इसमें फिर से गलत हो गया, पुंकेसर तो नर भाग होता है। फिर अगला डी ऑप्शन, इसमें भी पुंकेसर आ गया, ये भी नर भाग होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका जो होते हैं वो पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। 3 ही भाग होते हैं उसमें, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? मतलब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। कहने का मतलब CO2 निकलती है और ऑक्सीजन को उसमें उपभोग करते हैं पौधे, ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब आपको कूट में से चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पता है पहला दूसरा सही है, तो आपका इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? राइजोबियम के साथ सही से पहचाना जा सकता है। पहला है फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फलीदार पादप सहजीवी, तने की ग्रंथि लिखा हुआ है इसमें। सी ऑप्शन है जड़ों की ग्रंथियाँ घटपर्णी, पत्तियाँ होती हैं घड़े के समान, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। ये तो गलत हो गया। ठीक है, राइजोबियम को पहचानना है। नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में तो ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कीटों को खाते हैं। फिर है डी ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ और फलीदार पादप। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़ाया था कि जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। और कौन से पौधों के जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है? फलीदार पादप। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल डी। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है। मूल गोप या रूट कैप नहीं पाया जाता है। पहला है जलीय पौधों में, दूसरा है समोद्भिद पौधों में,
लवण मृदोविद पौधों में मतलब हेलोफाइट, हेलोफाइट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा में उगते हैं। फिर है मरुस्थलीय पौधों में, मरुदविद पौधों में। तो मूलगोप जो रूट कैप होता है वो नहीं पाया जाता है। इसका आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जलीय पौधों में कोई भी रूट कैप नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। ऐसे पौधे जिनको हम खाते हैं, पहला है केला, दूसरा बैगन, तीसरा है भिंडी, चौथा है कद्दू या काशीफल। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए, मतलब एक ऐसा ग्रुप चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। हम 2 या 2 से अधिक भागों को खा सकते हैं। आप दिमाग लगाइए थोड़ा, हम किस में ऐसे होता है जो हम 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। तो पहला है हमारा केला, ऑप्शन पहला केला। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन है तीसरा और चौथा, मतलब भिंडी और कद्दू। मतलब हम इसमें से 2 चीज़ें खा सकते हैं, 2 या 2 से अधिक चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, कद्दू में तो हम उसको खा सकते हैं, उसके फूल को भी खा सकते हैं, लेकिन भिंडी में ऐसा नहीं होता, नहीं खा सकते। दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, मतलब बैगन और भिंडी। फिर से भिंडी आ गया, गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन है पहला और चौथा, मतलब केला और कद्दू। ठीक है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, केला और कद्दू। क्योंकि हम कद्दू का फूल भी खा सकते हैं और कद्दू की सब्ज़ी भी खा सकते हैं। ऐसे ही हम केले को भी कई तरीके से उसकी सब्ज़ी बना के खाया जा सकता है, उसके फल को खा सकते हैं, और साउथ इंडिया में उसके तने से भी सब्जियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से केले के 2 या 2 से अधिक सब भागों को हम खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि मतलब दिन में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। बी ऑप्शन है हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सी ऑप्शन है दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। और डी ऑप्शन है हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए आपका, वो आंसर नंबर है आपका सी, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। कहने का मतलब ये हुआ दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज़ी से करते हैं रात की अपेक्षा। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साथ बने रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।